आज हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने डिमांड में भी किया था, जहां पर मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाया था। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। हमको ये बात तो लॉ ऑफ सप्लाई ने बहुत क्लियरली बता दी कि जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज करता है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज करती है, एंड जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी सप्लाइड या फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। पर कितना प्राइस के चेंज होने पर कितनी सप्लाई में चेंज आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो हमें ये तो पता है कि सप्लाई इंक्रीज करेगी, पर कितना सप्लाई में चेंज आएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड? अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं तो हमारे को क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट with respect to change in its own price. It measures the extent to which the supply responds to a change in price of the commodity. बस इतनी सी बात है कि सप्लाई कितना चेंज होगी, सप्लाई में कितना चेंज आएगा अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में बदलाव आ जाए। सो दो बातें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज, और एक होता है डिग्री ऑफ चेंज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चेंज तो हमें लॉ ऑफ सप्लाई ने बहुत क्लियरली बता दिया कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, और जब प्राइस में डिक्रीज आता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज? इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन, और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई का। प्राइस बढ़े तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस घटे तो सप्लाई डिक्रीज। सो डायरेक्शन मींस बोथ आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन रिमेन्स सेम फॉर बोथ प्राइस एंड सप्लाई। नाउ द अदर पार्ट इज द डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री क्या मेजर करता है? डिग्री बताता है कि हाउ मच विल क्वांटिटी सप्लाइड चेंज, हाउ विल द क्वांटिटी सप्लाइड विल चेंज व्हेन द प्राइस चेंजेस। तो डिग्री क्या मेजर करता है? डिग्री चेंज को मेजर करता है, डिग्री अमाउंट को मेजर करता है, क्वांटिटी को मेजर करता है। ठीक है ना? तो सप्लाई कितना चेंज होगी जब प्राइस में बदलाव आएगा, अगर हम इसको मेजर कर ले तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जब किसी भी सामान का प्राइस बदलेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई में कितना बदलाव आएगा, हम इस डिग्री को मेजर करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट बनाया है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द परसेंटेज मेथड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड या मैथमेटिकल मेथड भी बोलेंगे, एंड द अदर इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड या आंक मेथड की बात करते हैं। सो दो मेथड, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज मेथड की। परसेंटेज मेथड में बोलता है कि आप रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हो, आप उस डिग्री ऑफ चेंज को मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आया है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है, तो मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हम एक बार यहां पर समझते हैं। हमने बोला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई
या क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, इसके लिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं। लेट अस अज्यूम दैट द ओरिजिनल प्राइस, जिसको हम पी नॉट बोलते हैं, वो है 10 रुपए किसी भी प्रोडक्ट का। और जब ओरिजिनल प्राइस पी नॉट था तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू नॉट कितनी थी, लेट्स से 100 यूनिट्स। थोड़ी देर के बाद प्राइस में चेंज आता है एंड दिस प्राइस चेंजेस टू P1 एंड लेट्स से दिस प्राइस इज 12 रुपीज। अब हमको ये तो पता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 10 रुपए से प्राइस बढ़ के 12 रुपए पे आ गया है, तो पक्का पक्का सप्लाई में भी इंक्रीज आएगा। पर कितना सप्लाई में चेंज आ रहा है या कितनी सप्लाई हमारी रिस्पॉन्ड करती है प्राइस चेंज को, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो वी हैव दिस क्वांटिटी, when the price is 12 rupees, the quantity supplied is, let's say this will be in units, let's say this is 150 units। तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि जब प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, when the price is increasing, the supply is increasing, है ना, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे निकलती है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई को निकालने के लिए हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। आप किसी भी परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए क्या करते हो, जितना बदलाव आया है क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड सिमिलरली व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट विल बी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको हम यहां पर सॉल्व करके लिख सकते हैं। व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी का चेंज निकालो। क्वांटिटी चेंज कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q0। 150 क्वांटिटी हो गई, पहले 100 थी, तो हाउ मच हैज द क्वांटिटी चेंज्ड, इट हैज चेंज्ड बाय 50 यूनिट्स। तो हम यहां लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी है हमारी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आ गया या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आ गया, विच इज 50। तो हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 50 डिवाइडेड बाय, अब हमें डिनोमिनेटर पे कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन प्राइस, और चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, P1 माइनस P0। 12 इज द करंट प्राइस, पहले था 12 रुपए, इसका मतलब 2 रुपए का चेंज आया होगा। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस विल बी 20%। तो अब हम इसको यहां पर डाल देते हैं 20। सो सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट इज 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स का मतलब है कि जब भी प्राइस में कुछ भी चेंज होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है उसमें 2.5 टाइम्स का चेंज आएगा, यानी कि 2.5 गुना हमारी सप्लाई बदलेगी जब हमारे प्राइस में चेंज आएगा। एंड इट विल बी बोथ वेज, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई 2.5 टाइम्स बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी 2.5 टाइम्स घटेगी। इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई, 2.5 टाइम्स। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक करोगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। हमने बोला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P इंटू 100।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पर अगर आप इस पूरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो 100 and 100 कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस फॉर्मूला चेंजेस टू, कैसा चेंज हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी। ये ऐसा बन जाएगा, जिसको हम थोड़ा और प्यार से अगर लिखें तो हम ऐसा लिखते हैं इसको, P इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय Q इंटू डेल्टा P। मैंने इंटरचेंज कर दिया प्लेसेस को। तो हमारा ये भी एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। सो हमारे पास दो तरीके हो गए, एक हम पहले परसेंटेजेस निकाल लें, या फिर अगर हम परसेंटेजेस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, P ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो P डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q डेल्टा P, ये हमारा फॉर्मूला बन गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। क्लियर होगी बात? तो हमने यहां पर फॉर्मूला यूज दोनों कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज का भी और P डेल्टा Q Q डेल्टा P का भी। ठीक है। द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ये मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्शन ऑफ चेंज जो हमें लॉ ऑफ सप्लाई ने बताया था। मतलब जब भी प्राइस इंक्रीज होगा, जब भी प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज होगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, डायरेक्शन दोनों की सेम। और जब भी प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बाजार में कम हो जाएगी। इसी का कारण ये है, ड्यू टू दिस रीजन देयर इज नो माइनस साइन इन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विच वाज देयर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था और तब भी हमने बोला था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस P डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q डेल्टा P। यहां पर एक माइनस साइन प्रिसीड करता है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, इट इज द फॉर्मूला इज प्रिसीडेड बाय अ माइनस साइन। वो इसलिए बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव डायरेक्शन चेंज। जब प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड के कारण डिमांड घट जाती है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। उस इनवर्स रिलेशन को हमने न्यूट्रल करने के लिए, नलिफाई करने के लिए हमने एक माइनस साइन लगा दिया था। पर ऐसा माइनस साइन आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले में नजर नहीं आता, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। नीचे एक एग्जांपल हमारे को दिया है, हम उसको पढ़ लेते हैं सो दैट फिर इसके बाद हम अपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। अ प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस इज 10 रुपीज। कहता है क्वांटिटी कितनी होगी 400 जब प्राइस कितना होगा 10 रुपीज, एंड क्वांटिटी चेंज हो जाएगी 200 पर अगर प्राइस बदल के 5 रुपए पर आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि प्राइस जब घट रहा है, कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब अगर हम फॉर्मूले का यूज करें टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो कैसे आएगा, P डेल्टा Q Q डेल्टा P। ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 रुपए, P इंटू डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी। पहले 400 यूनिट बेचने को तैयार थे, अब 200 यूनिट बेचने को तैयार हैं। इसका मतलब हम 200 यूनिट्स का चेंज देख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड में, डिवाइडेड बाय Q ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 400 इनटू डेल्टा P। प्राइस में कितना बदलाव आया, पहले 10 रुपए प्राइस था, अब 5 रुपए है, तो इसका मतलब प्राइस हैज फॉलन बाय ₹5। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 2000 divided by 2000 which means price elasticity of supply is equal to 1। 1 का मतलब क्या हुआ कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई भी बदलेगी। तो यहां पर अगर प्राइस हाफ हो गया, आप देखो ना 10 रुपए से प्राइस घटकर 5 रुपए पे हो गया, यानी कि प्राइस आधा हो गया, हाफ। तो सप्लाई में क्या असर पड़ा, सप्लाई पहले 400 यूनिट्स की थी और अब 200 यूनिट्स की हो गई, तो ये भी हाफ हो गई। इसका मतलब जितना प्राइस बदला उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया होगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी इक्वल टू
1। आई होप आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना आ गया। सो वी हैव ज्योमेट्रिक मेथड टू आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस मेथड को हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं या इस मेथड को हम आर्क मेथड भी बोलते हैं। कहते हैं ज्योमेट्रिकली द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द सप्लाई कर्व, मतलब जहां से सप्लाई कर्व ओरिजिनेट करेगा वहां से हमारे को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस सप्लाई कर्व की क्या होने वाली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। Assuming that the supply curve is a straight line and it is positively sloped, that is sloping upward, there are the following possible situations of elasticity of supply। तो बहुत क्लियरली हमारे को ये समझ आ रहा है कि ज्योमेट्रिक मेथड हमने तब लगाना है टू आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कर्व मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, और कुछ हमारे को आइडेंटिफाई करने के लिए इलास्टिसिटी उसके ओरिजिनेशन पर देखना है कि सप्लाई कर्व कहां से स्टार्ट होता है या सप्लाई कर्व कहां से ओरिजिनेट होता है। अब हमारे पास 5 सिचुएशंस हो सकती हैं। इलास्टिसिटी कैन बी इक्वल टू 1, जिसको हम यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। मोर देन यूनिट इलास्टिक, जिसको हम मोर इलास्टिक ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। लेस देन यूनिट इलास्टिक या इन इलास्टिक, जिसको हम लेस इलास्टिक भी बोलते हैं, लेस देन 1। परफेक्टली इन इलास्टिक, जीरो इलास्टिसिटी, और परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो ये 5 सिचुएशंस को हम समझते हैं शेप ऑफ द सप्लाई कर्व के साथ। कहता है जब सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जब सप्लाई कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ द ग्राफ से स्टार्ट होगा, नो मैटर व्हाट शेप इट मे टेक, वो किसी भी एंगल पे जा सकता है। इट कैन बी 45 डिग्री, इट कैन बी 60 डिग्री, 80 डिग्री, है ना, कोई भी डिग्री हो सकती है इसकी, बट इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, देन द इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि जितना बदलाव प्राइस में आएगा उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल बदलाव सप्लाई में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50% प्राइस इंक्रीज करता है और क्वांटिटी में भी 50% इंक्रीज आता है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। मैंने एक एग्जांपल यहां पर दिया है। मान लो पहले प्राइस 10 रुपए का था पर केजी और तब सप्लाई 100 केजीज थी, तो हमने क्या किया, ऑन द ग्राफ व्हेन द प्राइस इज 10 रुपीज पर केजी, द क्वांटिटी इज 100 केजीज, तो हमने ये प्लॉटिंग कर दी ऑन दिस ग्राफ। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज द प्राइस इंक्रीजेस बाय 50%। आप यहां पर देखो 50% प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 15 रुपए। कितना चेंज क्वांटिटी में आया चेक करो, द चेंज इज अगेन 50% इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई बढ़कर 150 पर पहुंच गई। तो इसका मतलब आप ये देखो कि जितना चेंज प्राइस में आपको नजर आ रहा है, जितना गैप ज्योमेट्रिकली आपको इस ग्राफ पे प्राइस साइड पर नजर आ रहा है, उतना ही चेंज आपको क्वांटिटी साइड पर भी नजर आ रहा होगा, विच मींस देयर इज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मीनिंग कि जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना ही परसेंटेज इंक्रीज सप्लाई में भी होने वाला है। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो हमने यहां पर क्या समझा, अगर सप्लाई कर्व स्टार्ट कहां से करता है, जीरो से, ओरिजिन से, और वो पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वो ऊपर की तरफ स्लोप करता है, नो मैटर what angle it may take, what direction it may take, but it must be a straight line sloping upward starting from origin, then elasticity will be equal to 1। ठीक हुआ, आगे चलते हैं। कहता है अगर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, y एक्सिस, यानी कि अ पॉइंट अबव ओरिजिन ऑन द y एक्सिस, और अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो बेसिकली ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर जाता होगा। तो कहता है अगर आपका जो सप्लाई कर्व है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस अबव जीरो ओरिजिन, देन द इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। इसको ऐसे चेक करके देखते हैं। पहले प्राइस 10 था और सप्लाई 100 थी, तो पहले प्राइस 10 और सप्लाई 100 थी।
अब प्राइस इंक्रीज होके 15 हो जाता है और सप्लाई इंक्रीज होके 200 पर पहुंच जाती है। व्हाट इज हैपनिंग? 50% इंक्रीज आया है प्राइस में, लेकिन 100% इंक्रीज आया है सप्लाई में, यानी कि सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है प्राइस के कंपैरिजन में। एंड आप यहां पर गैप देखो, द गैप ऑन द प्राइस साइड इज लेसर देन द चेंज और डायरेक्शनल चेंज और गैप इन दी सप्लाई साइड। तो आपको सप्लाई साइड पर ग्राफ ज्यादा खुलता नजर आ रहा है, ज्यादा ओपन हो रहा है गैप, और प्राइस साइड पे वो नैरो है। सो इस ग्राफ को देखकर हमें समझ आता है कि यहां पर इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। कंडीशन क्या है? द सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट on the y-axis above origin and it is a positively sloping upward curve। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अगर हमारा सप्लाई कर्व x एक्सिस से स्टार्ट कर रहा है, अगर हमारा सप्लाई कर्व x एक्सिस से स्टार्ट कर रहा है एंड इट इज पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। चेक करते हैं। पहले प्राइस 10 था, सप्लाई 100 यूनिट्स की थी, तो पहले प्राइस 10 था, सप्लाई 100 यूनिट्स की थी। अब प्राइस में 100% चेंज आया है, प्राइस डबल हो गया, 100% इंक्रीज हुआ है प्राइस, लेकिन सप्लाई में 50% इंक्रीज ही आया है। सप्लाई में लेकिन जो इंक्रीज आया है वो 50% आया है, तो प्राइस 20, सप्लाई 150। तो यहां पर क्या है? दिस गैप on the price side is more than this gap on the quantity और supply side। तो प्राइस में ज्यादा चेंज, कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई में कम चेंज, इलास्टिसिटी लेस देन 1। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व विच मीन्स इलास्टिसिटी इज 0। मतलब क्या है कि अगर प्राइस जितना भी इंक्रीज हो या प्राइस में जितना भी डिक्रीज आए पर सप्लाई बढ़ने और घटने वाली नहीं है, तो इलास्टिसिटी 0 होगी। यहां पर देखो, प्राइस 10 से चेंज होकर 20 पर आ गया, प्राइस में तो चेंज आ रहा है पर सप्लाई पहले भी 100 यूनिट्स की थी, अभी भी 100 यूनिट्स की है, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आया। तो प्राइस 10 से 20 पहुंच गया पर सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बनेगा? A vertical line parallel to y axis। तो एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमें क्या बताती है? इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 है। प्राइस बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, लेकिन सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब कि प्राइस में अगर ना चेंज आए या फिर प्राइस में अगर बहुत माइन्यूट सा चेंज आए, बहुत लिटिल चेंज आए, और सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, इसका मतलब जो प्रोडक्ट का सप्लाई है वो बहुत ही सेंसिटिव है प्राइस के। इसका मतलब प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। और ये सप्लाई कर्व कैसा नजर आएगा आपको? हॉरिजॉन्टल नजर आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि पहले भी 20 रुपीज पे 100 यूनिट्स बेचते थे, हम सप्लाई करने को तैयार थे, और प्राइस अभी भी 20 है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो सप्लाई में चेंज आ रहा है लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, देन इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। नॉर्मली इसको हम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बिकॉज बिना प्राइस के बदलाव के क्वांटिटी नॉर्मली सप्लायर चेंज नहीं करता है। ठीक है, सो हम एक बार अगर एक ही ग्राफ पर ऑल डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को प्लॉट करें तो कैसा होगा? सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करेगा अगर कोई सप्लाई कर्व ओरिजिन से, तो उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अगर y एक्सिस से स्टार्ट करेगा तो इलास्टिसिटी मोर देन 1। अगर x एक्सिस से स्टार्ट करेगा सप्लाई कर्व तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। पैरेलल टू x एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक या इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, पैरेलल टू y एक्सिस इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 या परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई
कर्व। तो आप एक ही ग्राफ के ऊपर अलग अलग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को लिख सकते हो, बना सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व। तो शेप पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। ओरिजिन से स्टार्ट होता है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी 1। वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है इलास्टिसिटी मोर देन 1। एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है इलास्टिसिटी लेस देन 1। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हो जाए तो इलास्टिसिटी इज 0। इसका मतलब हमारी सारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व एंड फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग।